जो हम लोग 22 नवंबर को जाके कहेंगे कि कश्मीर को जो इंटरनेशनल स्टेचर पे जाके रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये सारा सफारशी टोला है। ये MNAs और MPs के बच्चे, जब ये आपके इस्लामाबाद क्लब में ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बैठते हैं हर संडे को जाके, तो ये डिस्कस किया जाता है कि जनाब अच्छा तुम सिंगापुर होके आए हो, अच्छा मैं चाइना के विजिट पे गया हुआ था सरकारी खाते में, तो मैं तो कहीं नहीं गया। वो जाके अब्बास जी से सिफारिश करवाता है, वो कहता है जी कश्मीर का डेलीगेशन जा रहा है, तुम्हें उसमें इनका ला देते हैं। अब वहां से इंडिया का भी डेलीगेशन जाता है, पाकिस्तान का भी डेलीगेशन जाता है, और दोनों ने जाके वहां पर सबूत के साथ बताना होता है कि कश्मीर किसका है और कश्मीर पर जुल्म हो रहा है या क्या हो रहा है। जो इंडिया का बंदा आता है वो तो कहता है जनाब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फलाना, आर्टिकल नंबर फलाना, शेख नंबर फलाना, कश्मीर हमारा, और ये जो पाकिस्तान का पास कश्मीर है ये भी हमारा। इंडिया तो इस तरह से क्लेम कर देता है, और उसने सैकड़ों वो किए हुए हैं, थीसिस रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, PhD किए हुए हैं इस पे। हमारा जो जाता है बंदा, वो उल्लू का पट्टा रात को शराब कबाब की महफिल में बैठा हुआ होता है, वो औरतों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, वो बार्स में बैठा हुआ होता है, क्योंकि सफारशी टोला होता है ना। सुबह जब जाके उसने कश्मीर का केस लड़ना होता है तो कहते हो जी उत्थे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहता है भाईजान जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा हमें बताएं, कश्मीर है किसका? ओ जी होते अड्डा है, कोई सबूत नहीं? सबूत नहीं, केड़ी गल है जनाब, उत्थे अड्डा है ना जी। मतलब आप ये बताएं कि जब आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे ही नहीं, जब आपके पास कोई लॉजिकल पॉइंट्स होंगे ही नहीं, आप किस तरीके से कश्मीर केस को डिफेंड करेंगे? ये सफारशी टोला। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे ढगे आपने बिठाए हुए हैं जो किसी और मुल्क की तस्वीर दिखा के आपको कहते हैं देखे कश्मीर में हो रहा है, और इंडिया एक एक महीना हमारा मजाक उड़ा रहा होता है। हम लोग जीती हुई जंगे जाके मेज पे हार आते हैं। हमारे वहां बेचारे सिपाही शहादतें दे रहे होते हैं, हमारे वहां सिविलियन बेचारे शहादतें दे रहे होते हैं, और उनकी शहादतों को हम लोग रायगां कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो ये थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं वो उन चीज़ों की लाज रख ही नहीं सकते। उनमें से आधों के बिजनेस इंडिया के साथ चल रहे हैं, किसी न किसी का जो बिजनेस है उसका थर्ड पार्टनर इजराइल में बैठा हुआ है, किसी के अमेरिका में बैठे हुए। दूसरा, जो हम लोग इनसे ये बात मनवाएंगे हर सूरत में, और इनका बाप भी मानेगा, 19 ग्रेड एंड अबव, 19 से 22 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है उसके बच्चों को पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने पे पाबंदी आयद की जाए, और अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं। आपका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है और आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, क्या आप अमेरिका के खिलाफ कोई पॉलिसी दे सकते हैं? वो ज़बाना कर दें आपके बच्चे को? वो जो वहां पर गुल खिला रहा है वो वहां की लीक्ड वीडियोस ना आपकी वायरल करवा दे? नंबर 2, 19 एंड अबव ग्रेड का बंदा रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर जा ही नहीं सकता घर बनाने के लिए, घूम फिर के आ जाए ठीक है, रिहाइश के लिए, रहने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये लोग यहाँ पर जितने मुल्क के राज बेचते हैं, ये लोग जितने यहाँ पर फॉरेन एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के होता क्या है? होता यह है कि इनको ये सिक्योरिटी दी जाती है कि जनाब तुम यहाँ जो कुछ करो, रिटायरमेंट के बाद तुम्हें हम बाहर बुला लेंगे, और ये सारे उल्लू के पट्टे बाहर दफा हुए होते हैं। कोई दुबई में बैठा होता है, कोई स्विट्जरलैंड बैठा होता है, कोई अमेरिका बैठा होता है, कोई बरतानिया में बैठा होता है, कोई जर्मनी में बैठा होता है। आप समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को? इन चीज़ों को अगर रुकवा दिया गया और अवामी प्रेशर इस तरफ लाया गया, मसला यह है कि हम लोग आज तक सिर्फ नारे लगाते रहे बिजली पानी गैस के, हम लोगों ने सिस्टम पे काम नहीं किया। ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करा दे, पाकिस्तान से गद्दारियाँ खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर से वो कुर्दोगलों का फैक्ट्री खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर से वो सादुद्दीन कोबेक वाला फैक्ट्री खत्म हो जाएगा। अब ये चीज़ इंप्लीमेंट करवा दें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस क्यों नहीं आ रही, आप इन पे प्रेशर इम्पोज करें कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के वापस नहीं लाना चाहती। 16 वज़रा 21 में से इमरान खान के वो हैं जो मुशर्रफ के टेन्योर में इमरान खान के साथ थे। इसका मतलब यह है कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस आएगी तो उसने मुंह खोल लेना और उसने बता देना कि फलां फलां बंदा मुलव्वस था मुझे बेचने में, फलां फलां बंदा मुलव्वस था मेरी मुखबरी करने में, फलां फलां बंदा मुलव्वस था मेरा केस को वीक करने में, फलां फलां बंदा मुलव्वस था अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने में, फलां फलां बंदा हुसैन हकानी जैसे लोग मुलव्वस थे जो आफिया सिद्दीकी के केस पे करोड़ों डॉलर उन लोगों ने लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, और वो उनकी जेब में पड़े हुए आफिया सिद्दीकी पे नहीं लगे। और आपका फॉरेन ऑफिस अभी जो है उसका नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है आफिया सिद्दीकी ना तो पाकिस्तान आना चाहती है और ना वो आएगी। इससे बढ़ के क्या जलालत हो सकती है?
इन लोगों को बंदा कैसे एहसास दिलाए कि तुम्हारी बेटी को कोई उठा के ले जाए, उसके साथ ज्यादती करे, और तुम मांगो तो आगे से वो ये बोले ना वो आना चाहती है ना वो आएगी। फिर ये कहते हैं आप स्टेट के इतने मुअज़्ज़िज़ लोगों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या कौम की बेटी के तकद्दुस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस उल्लू के पट्टे का तकद्दुस जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं? मसला ये है, हम लोग कीमे वाले नान या बिरयानी की प्लेट से आगे जा ही नहीं सके कभी। हम लोगों ने गली पक्की कराने या नलका लगवाने या ट्यूबवेल लगवाने से आगे काम ही कभी नहीं किया। फॉरेन ऑफिस में शराज भी जब हम लोग गए तो सारी चीज़ें मानी गई। जब फ्रांसीसी सफ़ीर पे 2-2.5 घंटे डेडलॉक बरकरार रहा तो हमें यही नज़र आया कि जी हम बड़े गरीब हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। भाई आपने उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए इन 2.5 सालों में काम किया ही क्या है? इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। वो अफगानी और ईरानियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, उनकी गवर्नमेंट को, नॉट पब्लिक। पब्लिक हमारे साथ। हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट क्यों नहीं अपना इन्फ्लुएंस बना सके? अमेरिका बीइंग अ क्रिश्चियन स्टेट, वो क्रूसेडर्स, वो सलेबी, वो सऊदीया में अपना असर और सूख बनाने में कामयाब हो गए, वो यूएई को इजराइल की हिमायत करने में कामयाब हो गए, वो बाकी इस्लामी ममालिक को, अपने पूरी गल्फ स्टेट्स, अरब कंट्रीज को अपने हक में करने में कामयाब हो गए। हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, उम्मत मुस्लिमा की वाहिद न्यूक्लियर पावर, वो इतनी नाकाम हो गई है कि इनको अपनी तरफ नहीं कर सकती। इस पे क्या पॉलिसी? खान साहब का जो 300 कनाल का बनी गाला का प्लाट है उसको बेच के 5 स्टार सतह की एक यूनिवर्सिटी बनवाई जाए जहां पर अरब शेखों के बच्चों को बुला के इधर पढ़ाया जाए, उन्हें उनकी फैसिलिटी दें, उन्हें प्रोटोकॉल की गाड़ियां दें, उन्हें सिक्योरिटियां दें, उन्हें जनाब ईरान के ये जितने वहां के सुप्रीम लीडर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, अफगानियों के बच्चों को, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, इनकी जो मिनिस्टर्स हैं, इनके बच्चों को यहां पढ़ाया जाए। इंडिया यही काम कर रहा है और अमेरिका ये काम कर रहा है। इंडिया ईरान और अफगानिस्तान के बच्चों को पढ़ा रहा है और पाकिस्तान के मुखालिफ बना रहा है। अमेरिका इन अरब ममालिक के शेखों के बच्चों को पढ़ा रहा है और इस्लाम बेजार बना रहा है। हम लोग क्या इनके बच्चों को बुला के किसी बहाने पढ़ा के इनके अंदर वो इश्क मुस्तफ़ा की शमा दोबारा फरोजा नहीं कर सकते? हम क्या इनके बच्चों को यहाँ मुफ्त में स्कॉलरशिप पे पढ़ा के क्या उम्मत की नुमाइंदगी के लिए वो तड़प, वो इश्क, वो हुर्रियत का जज्बा इनके अंदर नहीं इनकलकेट कर सकते? हम कर सकते, हम करना नहीं चाहते। नवाज शरीफ का बिजनेस इंडिया के साथ है, वो इंडिया के खिलाफ क्यों बात करेगा? इमरान खान के बच्चे बाहर हैं, वो उनके खिलाफ बात क्यों करेगा? जरदारी का बिजनेस बाहर है, वो उनके खिलाफ बात क्यों करेगा? आप समझ रहे हैं इन चीजों? फॉरेन ऑफिस उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए जिस दिन फ्रांस का मामला बना था, अगले दिन ही डिले की लोहा गर्म था ना, जिस तरह मोल्ड कर दो वो हो जाता। फौरन फ्रांसीसी सफीर को अगर हुकूमत भेज देती, इमरान खान का ग्राफ तैयब अर्दगान से ऊपर होता। लेकिन इन लोगों को ये शायद तौफीक नहीं हुई, बुज़दिल हैं, बेगैरत हो चुके हैं। ये अगर ये काम कर लेते, उम्मत का हर फर्द, अरब कंट्रीज का जो इश्क रखने वाला नौजवान है ना, या एक आम आदमी है, वो अपने सारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के पाकिस्तान भेजने को तैयार होता कि तुम्हारा अगर माशी तौर पे कोई लॉस हुआ तो हम पूरा करने को तैयार है। लोग हैं इस तरह के। कुवैत वालों ने नहीं सारा सामान फेंक दिया अपनी दुकानों से निकाल के? कुवैत के, कतर के लोग ठीक ठाक अमीर हैं, वो आपको देने को तैयार होते। और फिर हर मुसलमान अपने हाकिम वक्त का गिरबान पकड़ता कि यार जब पाकिस्तान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होते हुए कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन उस वक्त यह मौका था कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन बुज़दिलों के शायद इन्हें वो तौफीक नहीं थी। और अब ये हमारे सामने रो रहे हैं, हमारा ये नुकसान हो सकता है, हमारा वो नुकसान हो सकता है। भाई इससे बढ़ के क्या नुकसान है कि हजूर अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन हुई है और सरकारी सतह पे हुई है। पहले तो 1-2 बदबख्त टाइप के लोग करते थे, अब तो ऐसे हरामजादे पैदा हो गए कि सरकारी सतह पे कर रहे हैं। नो वन इज देयर टू स्टॉप देम। और आपका वजीर आजम इतना बुज़दिल हो चुका है कि वो बोस्निया के हेड ऑफ स्टेट्स को बुला के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हम दोनों जो हैं मजम्मत करते हैं जो मुसलमानों ने वहां कत्ल किया। आपको तो ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई कोलैटरल डैमेज में जिस तरह अफगानिस्तान और वजीरिस्तान में अमेरिका कहता है कि आम आदमी भी बेचारा मर जाता है, तो ठीक है ना, आम आदमी भी बेचारा मर गया, बीच में अगर कोई गुस्ताख नहीं था वो भी मर गया, तो खैर है, कोलैटरल डैमेज ना करते हरामज़द की। ये तो कुछ भी नहीं है, 2-4 बंदे मरे, यहां तो हजारों लाखों लोग शहीद हुए बेचारे। और अमेरिका कहता खैर है जी,
वो एक दहशतगर्द हमने ढूंढना था, उस मद में सारे मार दिए। दहशतगर्द इन्हें इराक में नहीं मिला, इराक तबाह करके ईरान का रुख कर दिया, वहाँ नहीं मिला, वो तबाह करके सीरिया का रुख कर दिया, वहाँ नहीं मिला, लेबनान का रुख कर दिया, वहाँ नहीं मिला। असल में इन्होंने ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा करना था, वो ये कर चुके। इन्होंने कोल रिजर्व्स पे कब्जा करना था, वो ये कर चुके। पूरी दुनिया की मईशत, इस्लामी ममालिक की मईशत को निचोड़ के खा चुके हैं ये लोग, और हम लोग आज भी इनकी गुलामी पे डटे हुए हैं। हम लोग अमेरिका को गालियाँ ज़रूर देते हैं, लेकिन अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए अमली तौर पे हमारी गवर्नमेंट कोई किरदार अदा नहीं कर रही। इसलिए गुलामी से आज़ादी के लिए सबसे पहला तरीका यही है, फ़ॉरेन पॉलिसी मजबूत हो। आप अमेरिका को, भारत को अगर कहते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है, हम जंग नहीं करना चाहते, भाई बनाओ ना, बाप तो ना बनाओ। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। बराबरी की सतह पे बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखो। ये क्या बात हुई कि कमियों की तरह हम लोग बोलेंगे जनाब अमेरिका की असेंबली में कश्मीर का मामला आ चुका है, अमेरिका को हमने बाप बनाया, हमारी तरह का एक मुल्क है, बस ठीक है। हु इज अमेरिका टू सॉर्ट आउट कश्मीर इशू? ये हमारा इशू है, हमने सॉल्व करना है, अपने हिस्से की जंग हमने खुद लड़नी है। एक बंदा रोजाना, तो एक दिन आप उसके दरवाजा खटखटाएंगे, वो आपको 10 रुपए देगा, दूसरे दिन खटखटाएंगे, तीसरे दिन वो भी शक्ल बनाएगा। अपने हिस्से की जंग भी खुद लड़नी पड़ती है। और आप अल्लाह को डिनाई करके ये कह रहे हैं कि जी ये यहूद व नसारा हमारी मदद करेंगे आके बुत परस्तों के मुकाबले में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही इन मंगोलों ने मदद करनी है, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, ना ही यहूद व नसारा ने करनी है। आप लोगों ने अपनी फोर्स खुद बनानी है, आप लोगों ने अपनी स्ट्रांग लॉबी खुद बनानी है, और ये सबसे बेहतर तरीका आपके पास सोशल मीडिया का है। गवर्नमेंट करे ना करे, जो उसका काम है, गवर्नमेंट को मजबूर हमने करना है। सोशल मीडिया टूल नहीं है, ये वेपन है, हथियार है। पूरी दुनिया के मुसलमानों से राब्ता इस्तवार करें। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, ये जो पापा की प्रिंसेस की आईडीज़ को जाके हम लोग रिक्वेस्टें भेज रहे होते हैं, उससे बेहतर नहीं है किसी सऊदी को रिक्वेस्ट भेज दो, किसी कतरी को रिक्वेस्ट भेज दो, किसी फ़लस्तीनी की रिक्वेस्ट भेज दो। इंटरनली तुम्हारा स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए कि दुनिया में कहीं कोई उल्टा सीधा हरकत हो, आप लोग आपस में इतने वेल कनेक्टेड हो, कहीं पर कोई आपने फंड्स जनरेट करने हो, सीधा उसे भेजो, पैसे मैं भेज रहा हूँ, जाके फलाने को फारिग करके आओ। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका होना चाहिए कि फलां बंदा ही स्पीकिंग अगेंस्ट इस्लाम, ये साजिश कर रहा है या ये पाकिस्तान के बारे में कर रहा है। हमारा अपना उम्मत मुस्लिम का इन टोटलिटी, ये 2 बिलियन मुसलमान, 200 करोड़ मुसलमानों का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपस में। जब हमारे ये बड़े, ये जो ढके, ये जो स्टेक होल्डर्स, या ये जो थिंक टैंक्स तो है ही नहीं ना, ये जब कर ही कुछ नहीं रहे। 6 महीने पहले इंडिया में आपको याद है एहतजाज हुए थे पूरा हिंदुस्तान में, वो मुसलमान निकला था सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ, करोड़ों मुसलमान सड़क पे था। हम लोग इतने उल्लू के पट्टे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने उसे यूटिलाइज ही नहीं किया। हम हिंदुस्तान से बांग्लादेश के और बलूचिस्तान में जुल्म के, KPK में प्रोपेगेंडा के, सिंध के प्रोपेगेंडा के सारे बदले उतार सकते थे। हम वहां पूरा एक नया पाकिस्तान क्रिएट करवा सकते थे, सिर्फ उन्हें एक पाकिस्तान का झंडा पकड़ाने की देर थी। वो हिंदुस्तान का मुसलमान अंदर से चाहता है कि हम इनसे अलग हों, हम आज़ाद हों। हम लोगों ने उनको थपकी नहीं दी, हम लोग आपस में सियासत में पड़े रहे। तो ये लोग जब कुछ नहीं करते, तो अब ये किरदार हमें अदा करना चाहिए। ये मौका हम गवा बैठे, जो 70 सालों में एक ही मरतबा हमें मिला था, वो गवा बैठे। अगली बार कोई ऐसा मौका हो तो हम ना गंवाएं। ये टेक्निकली अपनी कौम की तरबियत हम लोगों ने 22 नवंबर लियाकत बाग जलसे से शुरू करनी है इंशाअल्लाह ताला। आपको वहाँ तुर्की के झंडे नज़र आएंगे अवाम में, आपको वहाँ अज़रबैजान के झंडे नज़र आएंगे, आपको वहाँ सल्तनत उस्मानिया के झंडे नज़र आएंगे, आपको वहाँ अमारत इस्लामिया के झंडे नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। आपको वहाँ पर एक उम्मत का दर्द रखने वाला वो जलसा नज़र आएगा। एक ऐसा पावर शो होगा जिसमें कोई सियासी एजेंडा नहीं होगा, वो पूरी उम्मत की नुमाइंदगी कर रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। और एक और चीज़ जिस पे इंडियन मीडिया रोता रहेगा पूरा 1 महीना, वो हम खालिस्तान के उस सिख को बुला के खालिस्तान का झंडा भी उससे लहरा देंगे कि हम हिंदुस्तान से अलहदगी चाहते हैं। ये पिटता रहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ कर क्या रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी यार ऐसी तो नहीं है, पता नहीं है अवाम की कर रही है।